केशव नगर गांव एक बड़ा ही शांत गांव था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस गांव के बारे में बड़ी अजीब बातें सुनने को मिल रही थी। दरअसल पिछले हफ्ते केशव नगर में एक मेला लगा था, जिसमें एक लकड़ी का सेल्फी बूथ था, जहां लोग अपनी तस्वीरें खींचते। लेकिन मेला खत्म होने के बाद कोई उस लकड़ी के बूथ को वही उसी गाँव में छोड़कर चला गया। अरे ये बूथ यहाँ मैदान के बीचों बीच कौन छोड़ गया? पता नहीं सरपंच जी, पिछले हफ्ते से ये बूथ यहीं पड़ा है, तो इसे उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंका? सरपंच जी, कोशिश तो हम सब ने बहुत की, लेकिन ये बूथ काफी भारी है, इसे उठाना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या इसे यहीं स्कूल के मैदान पर पड़े रहने दें? वैसे कोई हर्ज नहीं है सरपंच जी, क्योंकि बच्चों को इससे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि वो खुश हैं कि ये बूथ यहाँ पर है। सही कहा था रामू ने। इस सेल्फी बूथ की वजह से सारे बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन वो बूथ जितना सामान्य दिख रहा था, उतना साधारण वो बूथ था नहीं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति दादू स्कूल के मैदान में टहल रहे थे। उनकी आंखों में पानी था, वो कुछ नाराज थे। कितने साल हो गए उससे गुजरे हुए, लेकिन आज भी मुझे उसकी कमी महसूस होती है। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? मेरी सावित्री को मुझसे छीनकर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? बता, क्यों किया तूने ऐसा? दादू बड़े नाराज थे। वो अपनी पत्नी के साथ कुछ क्षण बिताना चाहते थे। तभी उन्हें कुछ डगमगाती आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सेल्फी बूथ अपनी जगह पर अजीब तरह से हिल रहा था। उसके चारों ओर धुआं फैल गया। दादू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके सामने हो क्या रहा है। वो डर गए और वहाँ से जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। दादू ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका अपनी आंखों पर विश्वास न रहा। उनके सामने उनकी पत्नी थी, जो कि 5 साल पहले मर चुकी थी। अरे ये क्या, आज मेरा जन्मदिन है। आपने ही याद किया था ना मुझे, और अब आप ही जा रहे हैं। दादू सावित्री की बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ खूब बातें की और साथ ही एक सेल्फी भी ले ली। चलिए, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वही जहाँ मेरी जगह है। इस जादुई बूथ की वजह से हम मिल गए, लेकिन अब इसके जादू का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे हंसते हुए विदा कीजिए। जादुई बूथ? मतलब तुम इसकी वजह से यहाँ पर हो? हाँ। ठीक है, मैं नहीं रुकूंगा, तुम जा सकती हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दादू की आंखों के सामने से सावित्री हवा में गुम हो गई। उस जादुई सेल्फी बूथ के कारण दादू की उनकी पत्नी से मिलने की इच्छा पूरी हो चुकी थी। अगले दिन जादुई सेल्फी बूथ की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सारे लोग अपनी अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए रात को उस बूथ के बाहर लाइन लगाने लगे। हे बूथ देव, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस एक सपना है और मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से तो सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन हर बार बस हार ही होती है मेरी। इसीलिए अब तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। मैं एक किसान हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से जमीन पर एक भी अनाज उगा नहीं पाया। मेरी जमीन को किसी की नजर लग गई है। मैं गरीब हूँ, मेरी खेती ही मेरा एकमात्र जीवन का साधन है। उसे हरा भरा कर दो। रघु की बात सुनने में जितनी आसान और बच्चों जैसी लग रही थी, वो उतनी ही नामुमकिन थी। तभी अचानक चमत्कार हुआ। उस बूथ के आसपास एक रोशनी फैल गई और उसी बीच रघु के हाथों में उसकी एक तस्वीर आ गिरी। उसने देखा कि उस तस्वीर में उसके पीछे एक हरा भरा खेत है। वो देखकर रघु खुशी के मारे पागल हो गया। इसका मतलब इस साल मेरी जमीन हरी भरी होगी। तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। रघु निश्चिंत होकर घर चला गया और उसके अगले दिन ही रघु को साहूकार से अच्छा खासा कर्ज मिल गया, जिससे उसने वो सारी चीजें ले ली जिनसे वो अपनी जमीन की स्थिति को सही कर सकता था। बूथ की वजह से पूरे केशवपुर की स्थिति बदल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उस बूथ ने काम करना बंद कर दिया। जो भी उसके सामने आता, अपनी इच्छा बोलता, वो खाली हाथ लौट जाता। देवा, जरूर हमारे बूथ देव को किसी की नजर लग गई है। तुम चुप रहो रामू। अब मैंने क्या किया सरपंच जी? तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। किसने कहा था इसे यहाँ रखवाने के लिए? अब अगर इसे कुछ हो गया तो क्या इसकी देखरेख तुम करोगे? अब मुझे क्या पता था कि ये अचानक बंद पड़ जाएगा। बस बस, बहुत हुआ। इसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो। वैसे भी अब ये किसी काम का नहीं रहा, समझे? जी सरपंच जी। जैसे ही जादुई बूथ काम करना बंद हुआ, सब गांव के लोगों के लिए वो एक अड़चन बन चुका था। सरपंच के कहने पर दूसरे दिन बाहर के लोगों को बूथ हटाने के लिए बुलाया गया। देखिए, ये रहा हमारे गांव का जादुई बूथ, जो कि अब हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए हमें इसे अब इस गांव से बाहर निकालना है। चलो, अब लग जाओ काम पर। रामू के आदेश पर सारे लोग बूथ पर टूट पड़े। सब लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी सब बड़े बड़े लोखंड लेकर आए
और उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। रुक जाओ, ऐसा मत करो। अरे चिंटू, ये क्या बोल रहा है? वही बोल रहा हूँ जो सही है, क्या सही है? कि इसे यहाँ से बाहर मत निकालो। क्यों नहीं निकाले? अब ये हमारे किसी काम का नहीं। अगर कोई चीज हमारे काम की नहीं रही तो क्या उसे बाहर फेंक दे रामू काका? अगर आपके पिताजी कल घर पर रहने लगे तो आप उनको बाहर निकालेंगे? चिंटू के सवाल पर सारे लोग शांत हो गए। चिंटू को क्या जवाब दें, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था। तभी देखो चिंटू, ये बात अलग है। ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मशीन है। इससे अपनी भावनाएं जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके यहाँ होने से सिर्फ दिक्कतें ही होंगी, समझे? अड़चन आपको होने वाली है, हमें नहीं। माना कि अब इसका जादू काम नहीं कर रहा, लेकिन इसकी तकलीफ हमें तो नहीं हो रही। हम बच्चे आज भी इसके साथ खेल सकते हैं। आपका स्वार्थ अब पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए अब इसे हटाने पर तुले हैं। लेकिन इतने दिनों से हम बच्चे यहाँ रोज आते हैं, खेलते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। हमारे लिए तो ये हमारा दोस्त ही है, इसलिए आप इसे हमसे पूछे बिना नहीं निकाल सकते। क्यों दोस्तों? हाँ, सही कहा चिंटू ने, सही कहा, ये हमारा दोस्त है। हाँ, चिंटू ने बिल्कुल सही कहा, ये हमारा दोस्त है। तभी अचानक वो बूथ जोर जोर से हिलने लगा। उससे एक सफेद धुआं आने लगा। सब ये देखकर हैरान हो गए। उनकी आंखों के सामने मानो कोई अद्वितीय दृश्य हो कि तभी अचानक वो बूथ अपने आप हवा में उड़ने लगा और जोर से हवा में ही फूट गया और उसके अंदर से एक जिन बाहर आ गया। अरे ये क्या है? ये कौन है? मैं जिन हूँ। कई सालों पहले मैं इस बूथ में मेरी गलती की वजह से कैद हो गया था और तब से लेकर आज तक मैं अपनी शक्तियों से सबकी मदद कर रहा हूँ। और मुझसे कहा गया था कि जिस दिन मैं किसी सच्चे इंसान की मदद करूंगा मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने सिर्फ मदद ही की है और मैं अपनी आखिरी मदद उसकी करना चाहता हूँ जो दिल से सच्चा हो। तो क्या कहते हो, मेरी मदद करोगे? मैं दिल का बड़ा साफ हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम तो मुझे यहाँ से हटाने वाले थे। तुम वो इंसान नहीं। वो इंसान कौन है ये मैं जानता हूँ और मैं उसी की मदद करके मुक्त होना चाहता हूँ। और वो इंसान है चिंटू। क्या मैं? हाँ चिंटू, तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सब लोग खुशी से रहें, अच्छे से पढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। चिंटू की समझदारी देख जिन खुश हुआ। उसने अपना आशीर्वाद चिंटू को दे दिया और देखते ही देखते वो हवा में गुम हो गया। जिन के जाने के बाद सबने चिंटू की खूब तारीफ की और जादुई सेल्फी बूथ की कहानी वहीं पर खत्म हो गई। सीख, अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद किसी चीज को निर्ममता से फेंकना अच्छी बात नहीं। ये स्वार्थी वृत्ति के लक्षण हैं। कई वर्षों पहले की बात है, जब दुनिया आधुनिक नहीं हुई थी। ऐसे ही समय में रहने वाला एक व्यक्ति संदेश एक बैलगाड़ी में अपने गांव मंदराचल लौट रहा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे वो पढ़ रहा था। संदेश, तुम पिता बन चुके हो, पर शायद जब तक ये पत्र तुम तक पहुँचे तब तक 1 महीना बीत चुका होगा। हमने लल्ला का नाम विद्युत रखा है। जल्दी लौट आइएगा, आपकी विमला। संदेश ये पत्र पढ़कर बहुत ही खुश था, पर इसे पढ़ते पढ़ते वो कुछ सोचकर रोने लगता है। सांझ हो जाती है और संदेश अपने घर पहुंचता है। घर आते ही उसकी पत्नी विमला अपने बेटे विद्युत के साथ उसका स्वागत करती है। आइए, स्वागत है आपका। बहुत देर हो गई आपको आने में। मैं तो कितना डर गई थी और आप भी यहाँ नहीं थे। रास्ते भर यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि इतने कठिन समय में मैं तुम्हारे पास नहीं था। काश कोई ऐसी चीज होती जो हमें तुरंत ही बात करवा देती एक दूसरे से। तुम्हारे दुख सुख में साथ ना रह पाया और आया भी तो इतनी देर बाद। इतना कहते ही संदेश की आंखों में आंसू आ गए। अरे आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस ऐसे ही, कोई बात नहीं। इस विषय में मैं जरूर कुछ करूंगा। कुछ ऐसा बनाऊंगा जो हमारी तुरंत के तुरंत बात करा दे। जी, आप जरूर कुछ बना लेंगे, मुझे भरोसा है आप पर। रात बीत गई और अगले दिन गांव के कुछ पेड़ों के पास संदेश एक चित्र बना रहा था। संदेश को व्यस्त देखकर एक बाबा संदेश के पास आते हैं। इस किताब में क्या चित्र बना रहे हो बेटा? संदेश उन बाबा को लकड़ी से बने एक छोटे से डिब्बे का चित्र दिखाता है। मैं एक यंत्र बनाने की सोच रहा था, इन खास पेड़ों से, जो हमें कितनी भी दूर होने पर एक दूसरे से बात करने में मदद कर सके। अरे वाह, पर इसे बनाओगे कैसे? इन पेड़ों से जो ऊर्जा का संचालन और संचार करते हैं उससे। और इस पेड़ की ऊर्जा समझने और भापने की शक्ति का इस्तेमाल तुम इस यंत्र में कैसे करोगे? यंत्र का जो चित्र मैंने आपको दिखाया उसी तरह के चुंबक वाला यंत्र बना लूंगा। बस दिक्कत यह है कि
ये यंत्र उन अलग अलग ऊर्जाओं को पहचानेगा कैसे? ध्यान से सुनो बेटा, शायद इससे तुम्हारी योजना फलित हो जाएगी। बाबा ने संदेश को पूरी बात बताई। संदेश को मानो उसका जवाब मिल गया हो। आपका धन्यवाद, आशीर्वाद दें बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। संदेश तुरंत अपने मित्र उद्धव को बुला लाता है। दोनों पेड़ काटने के औजारों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। इस पेड़ को काटकर हम एक स्तंभ खड़ा करेंगे और फिर कुछ इस तरह के छोटे छोटे यंत्र बनाने हैं। संदेश वही चित्र अपने मित्र उद्धव को भी दिखाता है और साथ ही उसे उस यंत्र के बारे में बताता है। ये तो बड़ा ही काम का यंत्र है, पर ये काम कैसे करेगा? अरे सब्र रखो, पहले बन जाने दो, फिर बता दूंगा। अच्छा भाई, ठीक है। दोनों ही पेड़ काटते हैं और उस पेड़ को काटकर कुछ ही दिनों में उस चित्र की तरह एक लकड़ी का स्तंभ तैयार हो जाता है। लो भैया, बन गया लकड़ी का स्तंभ और चित्र की तरह ही चुंबक के यंत्र। अब जल्दी बताओ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। भाई बस कुछ पल और रुक जाओ, वो आती ही होगी। अब कौन आ रहा है? तभी वहाँ पर विमला आती है। बस तुम्हारा ही इंतजार था। आओ विमला। माफ कर दीजिएगा जी, वो लल्ला सो ही नहीं रहा था तो देर हो गई। अब बताइए भी, क्या खास दिखाना था आपको? बताता हूँ। जब हम दोनों इस यंत्र और स्तंभ को एक साथ छुएंगे तो ये हमारी ऊर्जा पहचान लेगा और फिर जब भी हम एक दूसरे से बात करना चाहेंगे ये हमारी बात करा देगा। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। चलो अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। विमला, संदेश और उद्धव तीनों स्तंभ को छूकर कुछ देर तक खड़े रहते हैं और उस लकड़ी के यंत्र से आवाज आने लगती है। हाँ, इससे तो आवाज आई। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी ऊर्जा स्तंभ ने और इस यंत्र ने पहचान ली है। अच्छा, तो भाभी आप ऐसा करिए कि घर चले जाइए और हम यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। विमला अपने घर आ जाती है और उस यंत्र को एक टक निहारती है। तभी अरे विमला, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हे भगवान, गजब की माया है। ये यंत्र तो सही में बोलता है। वाह भाई, क्या चीज बना दी। इससे तो गांव की कठिनाइयां कम हो जाएंगी। तीनों उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और संदेश ने बाजार में आधुनिक यंत्र की दुकान खोल ली थी। अब गांव में लगभग हर व्यक्ति इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहा था। संदेश अपनी दुकान में बैठा था, तभी वहाँ पर उद्धव आ जाता है। अरे भाई उद्धव, क्या बात है? ऐसे परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? परेशान नहीं संदेश भाई, बस कुछ सोच में डूबा था। तो संकोच कैसा, जो कहना चाहते हो कह दो। बात यह है संदेश कि बगल के गांव के मुखिया मेरे घर आए थे और मैंने उन्हें इस यंत्र के बारे में सब बता दिया और अब वो तुमसे ये खरीदना चाहते हैं। पर तुम दुखी क्यों हो? ये यंत्र किसी के काम में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम उनसे ही पूछ लो, खुद समझ जाओगे कि क्या बात है। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बुला लाओ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर बगल के गांव के मुखिया आ जाते हैं। तो आप ही हैं संदेश, बड़े चर्चे सुने हैं मैंने आपके। उद्धव ने कहा कि आप मुझसे यंत्र के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम इस यंत्र को बनाने का तरीका मुझे दे दो, हम इससे काफी पैसे कमा लेंगे। और ये पेड़ जो बस तुम्हारे गांव में उगते हैं, उन जमीनों को मुझसे बांट लो, तुम्हें मोटी रकम दूंगा इसकी। मुखिया जी, मुझे दो चीजें बताइए। यदि सोने का दाम 0 हो जाए या इतना बढ़ जाए कि 10 गांव का धन भी पर्याप्त ना पड़े, तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा? अगर दाम 0 हुआ तो संदूक की जगह सड़कों पर पड़ा होगा, और इतना अधिक बढ़ जाए तब तो ये पूरे देश में बस गिने चुने व्यक्तियों के पास होगा। बिल्कुल सटीक। और मेरे लिए वो सोना ये यंत्र है जिसे मैं सबके पास पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसकी कीमत कितनी रखनी है और पेड़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये दोनों ही चीजें मैं आपके हाथ में नहीं छोड़ सकता। आम लोगों के पास ये होना भी नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ मूल्यवान लगा है और इसका भेद उन चमत्कारी पेड़ों में है। पर अगर तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मानते हो तो फिर वही सही। संदेश मुखिया की बातों में नहीं आया तो मुखिया वहाँ से गुस्से में चले गए। जब कोई ऐसी खोज होती है जो लोगों को कई वर्ष आगे ले जाए, तो प्रगति के साथ साथ उस पर बुरी नजर भी लोगों की पड़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जरूर उन पेड़ों के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा। हाँ, मुझे भी लगता है। उद्धव, मेरी बात सुनो, तुम आज उस स्तंभ के पास निगरानी रखोगे। पर अगर वो पेड़ों के पास चला गया उन्हें काटने तो? हाँ, इसीलिए मैं वहाँ खड़ा रहूंगा। वो चाहे पेड़ों के पास जाए या स्तंभ के पास, वो जहाँ भी जाएगा हम एक दूसरे को यंत्र की मदद से बता सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
ठीक है, मैं रात होते ही अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। रात हो चुकी थी और तब स्तंभ के पास कोई नहीं था। तभी वहाँ पर वही दूसरे गांव का मुखिया कुछ कर रहा था। उद्धव ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। वो तुरंत संदेश से लकड़ी के यंत्र पर बात करने लगता है। संदेश, वो यहाँ आया है स्तंभ के पास। जल्दी आओ वरना वो स्तंभ को काटने लगेगा। बस अभी आया भाई। मुखिया स्तंभ के ऊपर कुल्हाड़ी जैसे ही चलाने जाता है, दोनों दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और एक रस्सी से बांध देते हैं। आपको मैंने मना किया था कि आप इस यंत्र और गांव के मामले में हस्तक्षेप ना करें। पर तुम्हें यह पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ या मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ? इसी यंत्र की मदद से, और आपकी बातें जो लालच से भरी थी, उन्हें सुनने के बाद इसका अनुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो अब तुम क्या करोगे? मुझे यूं ही इसी तरह से बंदी बनाकर रखोगे? जब तक आपके गांव से कोई यहाँ आता नहीं तब तक आप यहीं बंद रहेंगे। पर मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो फिर वही प्रयास करूंगा। इस यंत्र का पूरा इस्तेमाल करो और खूब पैसे कमाओ। आखिर इन छोटे लोगों को इस यंत्र को देकर क्या फायदा? बहुत पहुंच है मेरी, इतने पैसे होंगे जितने की तुम सोच भी नहीं सकते। अब भी समय है, मुझसे हाथ मिला लो। ठीक है, बहुत बकवास कर लिया आपने। अब आप मेरे घर के पास ही बंद रहेंगे और जब इस विषय में सोचेंगे तब अपने आप अकल आ जाएगी आपको। मुखिया को कैद रखा गया। एक दिन मुखिया के नाम का पत्र आया। संदेश और उद्धव वहीं पिंजरे के सामने वो पत्र पढ़ने लगे। मुखिया जी, ये पत्र बहुत ही दुखद जान पड़ता है। क्या? पढ़ो इसे, इसमें क्या लिखा है बताओ मुझे। आप खुद ही पढ़ लीजिए। भाई मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, बस अंगूठा लगाता हूँ। इसे कृपया पढ़ लो। जी, जैसी आपकी इच्छा। पत्र में लिखा है कि मैं मंगरू। मुखिया जी, मैं ये पत्र बस ये सूचित करने के लिए लिख रहा हूँ कि आपके सारे खेत जल चुके हैं। आप जल्द से जल्द लौट आइए। हे राम, अब मैं क्या करूँ? काश मैं यहाँ चोरी करने की जगह अपने गांव में होता तो अपने परिवार को संभाल पाता। अब मैं क्या करूँ? इसीलिए मैं चाहता था कि मुखिया जी आप ये पत्र स्वयं पढ़ें, और कम से कम अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं हर इंसान के हाथ में ये यंत्र क्यों पहुंचाना चाहता हूँ। मुखिया का सिर दुख और शर्म के भार से नीचे हो गया। संदेश का रास्ता अब सुगम हो गया था और धीरे धीरे उसने अपने इस यंत्र को गांव से राज्य और राज्य से देश भर में प्रचलित कर दिया।